हेलो फ्रेंड्स, आज हम एल्केनिटी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। एल्केनिटी ये टॉपिक ऐसा है जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर से आरजीवीवी में जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशंस में, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये टाइट्रेशन जब आप लेबोरेटरी में करते हैं तो लेबोरेटरी में टाइट्रेशन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो आप मिस कर देते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला। सो बी केयरफुल एंड वॉच माई वीडियो। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट विल हेल्प यू फॉर स्टडी अबाउट द अल्कलिनिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कलिनिटी होती क्या है। आप अगर जनरल भाषा में बोलेंगे तो ये होती है बेसिसिटी, यानी बेसिक नेचर किसका, वाटर का। सो वी कैन से इट बेसिसिटी ऑफ वाटर, या इसको हम बोल सकते हैं अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की अल्कलिनिटी क्या होती है? अल्कलिनिटी यानी बेसिसिटी से हम जानते हैं कि जिसका पीएच मोर देन 7 हो वो अल्कलाइन हो गया, जिसका पीएच बिलो 7 हो वो एसिडिक हो गया। अल्कलिनिटी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब पीएच शुड बी मोर देन 7। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि अगर 7 पीएच होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। So this is alkaline and this is acidic, or this is alkaline or basic. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. तो डिफाइन कैसे करेंगे एल्कलिनिटी? व्हाट इज एल्कलिनिटी? तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हम जानते हैं कि बेसिसिटी जो होती है वो होती है ड्यू टू द हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हम यहाँ पे उसी चीज़ को इलॉबरेट कर देते हैं कि द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और द आयंस विच आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर सैंपल। लाइक कौन से आयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हम एक बता सकते हैं कार्बोनेट और एक बता सकते हैं बाइकार्बोनेट। ये दो आयंस ऐसे हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इन तीनों को हम मिला के बोल सकते हैं कि दीज आयन कैन प्रोड्यूस द अल्कलिनिटी इन वाटर। तो अल्कलिनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि द आयंस विच आर प्रोड्यूसिंग द बेसिसिटी इन अ वाटर सैंपल नोन एज अल्कलिनिटी, और द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि टू न्यूट्रलाइज द एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही, तो टू न्यूट्रलाइज द एसिड इज नोन एज अल्कलिनिटी। ओके, टाइप्स क्या क्या होते हैं अल्कलिनिटी के? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी, और वहाँ हम बता नहीं पाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी। फर्स्ट वन इज द टेम्पोरेरी हार्डनेस, और आप जानते हैं टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हार्डनेस ऑफ वाटर में। और दूसरी कॉस्टिक अल्केलिनिटी। टेम्परेरी आप जानते हो कि इट इज ओनली ड्यू टू द बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर हेवी मेटल्स। Caustic is due to the rest of the ion, hydroxide and carbonate. Okay. So, temporary is due to bicarbonate, caustic is due to hydroxide and carbonate. So, temporary को तो आपने टेम्परेरी हार्डनेस में पढ़ लिया है कि भाई इसको बॉइलिंग से हम रिमूव कर सकते हैं। Caustic alkalinity हाइड्रोक्साइड आयन और CO3 आयन की वजह से होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी थ्योरी पर।
अब इसकी थ्योरी क्या है, या जो हम टाइट्रेशन लैब में करते हैं वो क्या है। तो हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में कि वाटर सैंपल लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में, ब्यूरेट में एसिड फिल करते हैं जिसकी की नॉर्मेलिटी नोन होती है, और वो जो वाटर सैंपल है वो अननोन नॉर्मेलिटी का है, यानी वो अननोन वाटर सैंपल है। अब करना क्या है हमें, हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, फिनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। अभी वाटर जो है हमारे पास वो है अल्कलाइन, यानी वो एल्कलिनिटी लिए हुए। सो वो वाटर सैंपल ये 3 आयन लिए होगा, OH आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन एंड HCO3 नेगेटिव, ये 3 आयन्स लिए हुए हैं। हमको ये देखना है कि उसमें इनमें से कौन कौन से आयन, क्या ये तीनों आयन प्रेजेंट है या कोई पेयर प्रेजेंट है, कोई सिंगल आयन प्रेजेंट है। इन आयन्स के बारे में हमको पता करना है उस वाटर सैंपल के। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर है फिनोक्सिलिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी टेंडेंसी है कि भाई जो फिनोक्सिलिन होता है वो बेसिक मीडियम में कलर देता है, न्यूट्रल या एसिडिक में कलर शो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, वो 7 pH के पहले यानी 7 pH से ज़्यादा जो pH है उस पर कलर देगा, पर 7 pH पे नहीं देगा क्योंकि 7 न्यूट्रल। मिथाइल ऑरेंज का क्या है, वो 7 pH के अबाव कलर देता है येलो अप टू 7 pH यानी न्यूट्रल तक, और 7 pH के बिलो कलर देता है पीच, यानी न्यूट्रल के बाद जो कलर आएगा एसिडिक जैसे ही हो जाएगा वो पीच कलर देने लगेगा, और जैसे ही न्यूट्रल है या बेसिक है तो वो येलो कलर देगा। इवन वो न्यूट्रल को भी नहीं बता पाएगा, न्यूट्रल में भी येलो कलर देगा, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा न्यूट्रल क्या है। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिल जाता है कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं एल्कलिनिटी का तो हम दो इंडिकेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक ही से काम क्यों नहीं हो रहा है। तो हम वहाँ बता पाएंगे कि दो इंडिकेटर इसलिए क्यों यूज़ कर रहे हैं कि भाई एक इंडिकेटर जो है वो बेसिक मीडियम में काम कर रहा है पर न्यूट्रल और एसिडिक में काम नहीं कर रहा है जो फिनोक्सिलिन है, और एक इंडिकेटर जो है वो एसिड और बेस में काम कर रहा है पर न्यूट्रल नहीं बता पा रहा है। तो इन दो इंडिकेटर्स की वजह से हम बता पाते हैं कि न्यूट्रल पीएच कब आया, उस कैलकुलेशन की वैल्यू से हम बता पाएंगे कि उस वाटर सैंपल में न्यूट्रल पीएच कब आया। तो इसी वजह से हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं ताकि हमको न्यूट्रल पीएच पता चल जाए, ठीक है। यानी ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, इसने ब्यूरेट में जो एसिड फिल किया हुआ है उस एसिड के साथ रिएक्ट किया और बना दिया H2O, रिएक्शन कंप्लीट। CO3 2 नेगेटिव है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCO3 नेगेटिव बनाएगा, रिएक्शन अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि HCO3 है, वो फिर एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा काय में, H2O और CO2 में। अब H2O मिल गया हमको, CO2 जो कि गैस है बाहर हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब इन रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो कॉस्टिक एल्कलिनिटी होती है वो ड्यू टू OH और CO3, और कॉस्टिक एसिडिटी यानी बेसिसिटी, एल्कलिनिटी कॉस्टिक एल्कलिनिटी यानी बेसिसिटी को रिमूव कर सकता है फिनोक्सिलिन। तो इन दो आयंस के लिए फिनोक्सिलिन रिक्वायर्ड है, इसके लिए OH और CO3 के लिए। इन तीनों आयंस के लिए मिथाइल ऑरेंज रिक्वायर्ड है क्योंकि मिथाइल ऑरेंज तो बेसिक मीडियम में भी देता है, एसिडिक मीडियम में भी कलर देता है, तो वो तो तीनों में काम करेगा, इसके लिए कोई डिस्टिंग्विश की जरूरत नहीं। ओके, अब इन रिएक्शन पे हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई अब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, ब्यूरेट में एसिड फिल कर दिया, कॉनिकल फ्लास्क में अननोन वाटर सैंपल ले लिया, फिनोक्सिलिन 2 ड्रॉप डालेंगे आप, जैसे ही फिनोक्सिलिन डालेंगे पिंक कलर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अभी एल्कलाइन है, एल्कलाइन यानी इनमें दो आयंस अभी मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइट्रेट करेंगे, एक सिचुएशन पे पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब वो जो है
न्यूट्रल पीएच आ गया है, इसलिए पिंक कलर डिसअपियर हो गया। पिंक कलर जैसे डिसअपियर हुआ हमने वो रीडिंग नोट कर ली। अब हम उसको फर्दर टाइट्रेट करेंगे उसी एसिड के साथ। तो जैसे ही हमने पिंक कलर डिसअपियर हो चुका है, जैसे ही हमने मिथाइल ऑरेंज डाला उसी वाटर सैंपल में, जिसमें कि अभी कुछ समय पहले हमने पिंक कलर डिसअपियर किया है, उसी वाटर सैंपल में मिथाइल ऑरेंज डाला, येलो कलर आ जाएगा। क्योंकि येलो कलर क्यों आ रहा है भाई, मिथाइल ऑरेंज दो ही कलर देता है, या तो येलो या फिर पीच। येलो कलर देगा वो कब, जबकि उसका पीएच 7 या उससे ज़्यादा हो, और अभी पीएच 7 है इसलिए उसने येलो कलर दे दिया। टाइट्रेट करेंगे, येलो कलर पीच कलर में चेंज होगा। जैसे ही पीच कलर में चेंज हो जाएगा वो रीडिंग हम नोट करेंगे। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि अब जो वाटर सैंपल है वो एसिडिक हो गया। पहले वो बेसिक था, अब वो एसिडिक हो गया। तो इस तरह से कलर चेंज दिखाई दिया हमको, और इस तरह से हमने एंड पॉइंट नोट किया। तो दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक ही कंटिन्यूस रीडिंग में दो वैल्यूज आई, एक फॉर फिनोल्फथालीन, दूसरी फॉर मिथाइल ऑरेंज। अब दोनों रीडिंग्स को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। मान लीजिए आपके पास इस तरह की टेबल है, ये टेबल है आपकी और ये टेबल है। इन दोनों टेबल में आप सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3। यहाँ वाटर सैंपल जो आपने लिया हुआ है कीप इट आउट करते हैं 20 ml 20 ml 20 ml या 25 ml जो भी हो, 1 2 3 20 ml 20 ml 20 ml। अब आपकी ये फिनोल्फथालीन की टेबल है, ये मिथाइल ऑरेंज की टेबल है। फिनोल्फथालीन आपने डाला, पिंक कलर आया, टाइट्रेट किया एसिड के साथ। यहाँ एसिड की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी कितनी है। पहली बार किया आपने मान लो 2.4 आई, दूसरी बार किया 2.6 आई, तीसरी बार किया 2.6 आई, या चलो ठीक है। आपने क्या किया फिर फर्दर टाइट्रेट किया 2.4 आई, और उसके बाद फिर फर्दर जब मिथाइल ऑरेंज के साथ टाइट्रेट किया रीडिंग आई 8.9, फिर आई 8.6, फिर आई 8.6, ऐसे रीडिंग आई। तो टाइट्रेशन में आपको ध्यान देना है कि जो आपकी पहली रीडिंग आती है वो ज़्यादा आती है, और जो बाकी की रीडिंग आएगी वो कम आएगी। यानी हमने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया था 2.3 कर देते हैं इसको। और हमेशा जो बाद की रीडिंग होती है जनरली कॉन्करेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी टाइट्रेशन तो हमें एंड पॉइंट का पता नहीं होता, तो थोड़े से हम प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, उस वजह से रीडिंग ज़्यादा आती है। सेकेंड टाइम पर हमें मालूम होता है कि भाई रीडिंग इस वैल्यू पर आएगी, तो हम बहुत प्रिकॉशनसली काम करते हैं और रीडिंग हमको परफेक्ट मिलती है। थर्ड टाइम फिर रिपीट करते हैं। 3 बार इसलिए करना चाहिए प्रैक्टिकल, ताकि हमको कोई कंकरेंट रीडिंग मिल जाए और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जब कंकरेंट रीडिंग मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे 2.3 2.3 है, तो हम यहाँ पे एक रीडिंग लिख सकते हैं बजाय इनका एवरेज लेने के। अदरवाइज अगर तीनों रीडिंग डिफरेंट होती तो हमको इसका एवरेज लेना होता। एवरेज का मतलब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते, एवरेज आ जाता, वो वैल्यू यहाँ पुट करते। तो उससे बेटर हमने क्या कर लिया, हमने बहुत प्रिकॉशनली काम किया और कंकरेंट रीडिंग लिया है, और वो कंकरेंट रीडिंग हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी कंकरेंट रीडिंग आ गई है 8.6। ये इसी में फर्दर जो ऐसे डला हुआ है, पहले 2.4 डाला था जिस वजह से पिंक कलर डिसअपियर हुआ था, फिर फर्दर एसिड डाला 8.9, यानी उसके अंदर ऐड होता गया। तो हमको ना तो सब्स्टिट्यूट करना है, ना ही हमको सब्सट्रैक्शन करना है, ना ही हमको एडिशन करना है, यानी ना ही घटाना है ना ही जोड़ना है, क्योंकि सब कुछ ऐड हो चुका है। बस उसी को हमने कंटिन्यू कर दिया। 3 टाइम्स प्रोसीजर रिपीट की, जो अभी हमने आपको बताया वो प्रोसीजर 3 टाइम्स हमने रिपीट की, और इस तरह से हमारी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज़ के साथ हम कैलकुलेशन के लिए जाएंगे और हम पता करेंगे कि हमारे पास उस वाटर सैंपल में कौन कौन से आयन्स हैं और उनकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर OH आयन है तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या है, CO3 नेगेटिव आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, HCO3 नेगेटिव आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये हम पता कर पाएंगे। ठीक है, हमने प्रोसीजर अप्लाई कर ली थ्योरी के हिसाब से कि किस तरह से काम हो रहा है। अब कुछ रिलेशंस हमारे पास होते हैं
जैसे कि रिलेशंस की अगर हम बात करें तो कुछ रिलेशंस हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि एक रिलेशन आएगा हमारा P इक्वल्स टू 0, P इक्वल्स टू M, P इक्वल्स टू हाफ M, P इज लेस देन हाफ M एंड P इज ग्रेटर देन हाफ M। ये 5 रिलेशन है। इन 5 रिलेशन से हम आयंस के बारे में बता सकते हैं। पहला रिलेशन क्या है? P इक्वल्स टू 0। P इक्वल्स टू 0 अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आप बता पाएंगे कि P इक्वल्स टू 0 कब आएगा। P इक्वल्स टू 0 तब आएगा जबकि ओनली बाइकार्बोनेट हो। हम जानते हैं कि बाइकार्बोनेट जो है वो फिनोल्फ्थालीन के साथ रिएक्शन नहीं देता, फिनोल्फ्थालीन के साथ सिर्फ OH और CO3 देते हैं। बाइकार्बोनेट मिथाइल ऑरेंज के साथ दे रहा है। तो हमको P का मतलब क्या है? फिनोल्फ्थालीन। M का मतलब क्या है? मिथाइल ऑरेंज। सेकेंडरी को ले रहे हैं क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का वर्क उतना नहीं है। मेन इंग्रेडिएंट, मेन कंपोनेंट कौन है? फिनोल्फ्थालीन है। तो P इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ओनली HCO3 नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट। ओके, P इक्वल्स टू M। इनमें से हमको ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में P की वैल्यू M की वैल्यू के इक्वल होगी। तो अगर आप देखें तीनों रिएक्शन में तो OH वाली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे एसिड डालते हैं वो कंप्लीट हो जाती है, यानी फिनोल्फ्थालीन के साथ भी उतनी ही वैल्यू देगा जितनी कि मिथाइल ऑरेंज के साथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OH नेगेटिव ओनली P इक्वल्स टू हाफ M। अब आपको यहाँ बताना है कि P की भी रिक्वायरमेंट हो रही है और हाफ M भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो वो कब हो सकता है? जब CO3 2 नेगेटिव ओनली हो। CO3 2 नेगेटिव रहेगा तो आधा काम तो फिनोल्फ्थालीन ने कर दिया, बाकी का जो बचा काम है वो हाफ काम जो रहेगा मिथाइल ऑरेंज रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे CO3 2 नेगेटिव ओनली। अब आते P इज लेस देन हाफ M, यानी P की वैल्यू जो है हाफ M की वैल्यू से कम हो। कब कम हो सकती है? जबकि M का इन्वॉल्वमेंट यानी मिथाइल ऑरेंज का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। और वो कब होगा? जबकि CO3 और HCO3 दोनों आयन साथ में हो। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं CO3 के लिए ओनली P चाहिए, जबकि HCO3 और CO3 के लिए M चाहिए, यानी M ज़्यादा चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे CO3 2 नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव। ओके, P इज ग्रेटर देन हाफ M। P इज ग्रेटर देन हाफ M का मतलब क्या हुआ कि P की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है हाफ M की कंसंट्रेशन से। और ये कब पता रहेगा? जबकि ये दो आयन है यानी OH और CO3 हो, तब P ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, M कम रहेगा। M की वैल्यू इसके लिए चाहिए जो कि कम है, HCO3 के लिए चाहिए जो कि कम रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ P इज ग्रेटर देन हाफ M के लिए लिखेंगे जबकि क्या क्या हो? OH हो और CO3 2 नेगेटिव। इस तरह से ये 5 रिलेशन है। इन पांचों रिलेशन के बारे में हमको बताना पड़ेगा और इन पांचों रिलेशन के थ्रू हम पर्टिकुलर आयन की भी कंसंट्रेशन बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कैलकुलेशन अभी है तो उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो हमने ये एक रिलेशन बता दिया कि ये रिलेशन है और इस तरह से आयन है। अब आप एक बात गौर कीजिए कि यहाँ पे सारे पेयर बन रहे हैं, सारे इंडिविजुअल मिल रहे हैं लाइक दिस, तीनों इंडिविजुअल मिल गए, पेयर बन गए दो, CO3 HCO3 OH CO3, पर एक पेयर नहीं बना है। कौन सा पेयर नहीं बना है? HCO3 और OH का। तो क्वेश्चन भी आता है कि इज इट पॉसिबल दैट ऑल द 3 आयंस प्रेजेंट टुगेदर इन अ वाटर सैंपल? तब हम बोलते हैं कि नो, ऑल आयन कैन नॉट बी प्रेजेंट टुगेदर इन अ वाटर सैंपल। व्हाई? बिकॉज if OH plus HCO3 will remains in a water sample, they will react together and form H2O plus CO3 2 नेगेटिव। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या कि दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। अगर दो आयंस हैं जैसे कि ये है CO3 और HCO3, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते, या OH और CO3 दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते, पर ये जो आयन है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये फिर से एल्केनेटिव प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से
ये दोनों आयन साथ में नहीं रहते, ये क्वेश्चन का आंसर ये। तो तीनों आयन साथ में नहीं रह पाएंगे, एक चीज हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशंस पर कि भाई हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये P के लिए वैल्यू है, ये M के लिए वैल्यू है। अब हमको कैलकुलेशन लगाना है कि कैसे निकालें आयन की क्या कंसंट्रेशन है। तो कैलकुलेशन के लिए हमने फॉर्मूला लिया है, फॉर्मूला है हमारा, हमने इसको N1V1 भी ले सकते हैं, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हमको ये इजी लगे, हमने इसको ले लिया है NPVP इक्वल्स टू NaVa, जहाँ NP नॉर्मेलिटी ऑफ फिनोक्सिलिन जो कि निकालना है, VP वॉल्यूम ऑफ फिनोक्सिलिन जो कि वाटर का वॉल्यूम रहेगा यानी 20 ml, Na नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड गिवन रहेगी N/50 जो जनरली होती है, ये वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड फॉर द फिनोक्सिलिन NPNA नॉर्मेलिटी ऑफ फिनोक्सिलिन वॉल्यूम ऑफ फिनोक्सिलिन, तो उसके लिए एसिड का वॉल्यूम कितना यूज हुआ, ये हुआ 2.3। अब हम NP निकाल पाएंगे यहाँ से, NP क्या आ जाएगा हमारा 2.3 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ, और आप जानते हैं स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, किसकी स्ट्रेंथ निकालना है, P की यानी फिनोक्सिलिन की। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि हम जा रहे हैं एल्केनिटी जो कि वाटर से रिलेटेड है, यानी वाटर के लिए जा रहे हैं, और हमें मालूम है डिग्री ऑफ हार्डनेस हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं नॉर्मेलिटी इनटू केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। ओके, ड्यू टू डिग्री ऑफ हार्डनेस इसका यूज हम इसमें भी करेंगे केमिकल इक्विवेलेंट। तो NP की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर 2.3 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय CaCO3 केमिकल इक्विवेलेंट आप निकालने जाओगे, हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, केमिकल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय N फैक्टर। यहाँ अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट का, वो आता है 100, N फैक्टर होता है क्योंकि केटायन इसके पास 2 हैं, तो N फैक्टर होता है 2, 100 से डिवाइड करोगे 2 तो आ जाएगा 50। और चूंकि हमको ये ppm में चाहिए, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ppm के लिए हमको मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए पड़ेगा, तो इसलिए हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये मिलीग्राम पर लीटर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 1000 तो पहले कैंसिल हो गया, इसके लिए आपने 10 लिख दिया मान लीजिए, तो ये इसीलिए कैंसिल हो गया, तो इसके P की वैल्यू आ जाएगी 115 हो गया। ये क्या हो गया, मिलीग्राम पर लीटर, P की वैल्यू हो गई। तो हम यहाँ P की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो P की वैल्यू हमने लिख ली 115 मिलीग्राम पर लीटर। अब हम ऐसे ही M की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, M की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, अभी हमने लिखा था NPVP, अब हम लिखेंगे NMVM इक्वल्स टू NaVa। NM निकालना है, VM 20 ml। देखो वॉल्यूम वाटर का नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है, एसिड का, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। 20 ml इक्वल्स टू N/50। अब वॉल्यूम ऑफ एसिड फॉर मिथाइल ऑरेंज इज 8.6 लिख लो। अब हम यहाँ से NM निकाल पाएंगे, NM क्या हो जाएगा हमारा 8.6 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, फिर वही स्ट्रेंथ निकालेंगे किसकी, M की, हो जाएगी NM इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 ग्राम पर लीटर, 8.6 is divided by 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 1000 मिलीग्राम पर लीटर। क्या वैल्यू हो जाएगी, 1000 कैंसिल हो गए, 10 430 आ जाएगा। M की वैल्यू हो गई 430 ppm या मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सो P की वैल्यू आई है 115 मिलीग्राम पर लीटर, M की वैल्यू है 430 मिलीग्राम पर लीटर या ppm। अब दोनों को हम कोरिलेट करते हैं,
अब दोनों को जब को रिलेट करोगे आप, दोनों के बीच में रिलेशन बताओगे क्या रिलेशन आ जाएगा। इन रिलेशन को देखो, p इक्वल्स टू 0 नहीं है, p की वैल्यू आ रही है, p इक्वल्स टू m नहीं है, p इक्वल्स टू हाफ m करके देख लो, और p इक्वल्स टू हाफ m अगर करते हैं तो भी वैल्यू m की ज़्यादा हो रही है, यानी रिलेशन कौन सा काम करेगा, p इज लेस देन हाफ m, हाफ m की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो p इज लेस देन हाफ m, यानी ये वाला रिलेशन काम करेगा। यानी हमारे पास कौन कौन से आयन है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास आ गए। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो पर्टिकुलर आयंस के बारे में कि भाई आयन कितने हैं क्या है। अब मान लो आपको रिलेशन ही आ गया है तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा दें m-2p, तो इससे H3 आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, और यहाँ पे आप फार्मूला लगा दें 2p, तो इससे कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। अब मान लो जैसे कि हमने 2p लगाया तो 115 इंटू 2 इक्वल्स हो जाएगा 220, ओके। और 230 हो जाएगा, 230 ppm, और H3O3 यानी 430 माइनस 230 इक्वल्स टू 100 ppm, 200 ppm इक्वल्स टू 200 ppm। तो ये 200 ppm आया गया H3O3, 230 ppm आया CO3, दोनों को ऐड कर देंगे आप तो 430 ppm क्या आ जाएगा आपका टोटल एल्कलिनिटी। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल में जो वाइवा आपसे पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, उन एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था एल्कलिनिटी, और आप मेरे ख्याल से आप इसको बहुत अच्छे से सीख गए हैं, जान गए हैं, और आप इजीली अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, और एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं रिलेटेड टू एल्कलिनिटी वो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व भी कर सकते हैं, और आप पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं, रिलेशन भी बता सकते हैं। तो ये सारा एल्कलिनिटी के लिए। अभी हम यहीं रुकते हैं, आगे फिर आएंगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, इसको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी आपको दूसरे अच्छे आपके नॉलेज के लिए जो वीडियोस है वो प्रोवाइड करवा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।